गुड। अरे मैं अभी तेरे बैच में क्लास थी, मैं दूसरे बैच से क्लास स्टार्ट कर दिया। दूसरे बैच क्लास स्टार्ट कर दिया और वहां पढ़ाना शुरू कर दिया सबको म्यूट करके। जब 5 मिनट पढ़ा लिया तो एक बच्चा बोलता है कि सर आज मैथ की क्लास नहीं होगी क्या? मैं बढ़िया बेटा, फर्स्ट क्लास। मैं आज के बजाय कल का टाइम टेबल देख लिया और रिपीटर बैच में लॉग इन कर दिया और रिपीटर के पढ़ाना शुरू कर दिया। चलो बच्चा, अब बताओ पिछले क्लास में कहां तक पढ़ चुके थे बेटा? हम लोग आगे पढ़े वहां से। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज तो आ रहा है ना? एक बच्चा लिख रहा है आवाज नहीं आ रहा। क्यों लिख रहा है ऐसा तुम यार? ट्रांसफार्मर पूरा हो गया था, ठीक है चलो। तो ट्रांसफार्मर पूरा हो गया था बेटा, अब आगे बढ़े। तो अगला हमारा बेटा मॉडर्न में इंटर कर रहे हैं बेटा हम लोग, मॉडर्न फिजिक्स में इंटर कर रहे हैं। और मॉडर्न फिजिक्स का हमारा पहला टॉपिक है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स का ये पहला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स का ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है क्या? तो जैसे इसका नाम बेटा वैसा ही काम भी है। नाम क्या है देखो, नाम है ना बेटा फोटो, इसका मतलब है बेटा फोटोन, है ना। इलेक्ट्रिक मतलब यहां चलेगा बात किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन। तो बेटा फोटोन से इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जनरेट करना इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग हमारा किससे होगा बेटा? लाइट के फोटोन से, है ना। मतलब इस चैप्टर को यूं कहा जा सकता है बेटा कि ये ऑप्टिक्स का एक्सटेंशन है ना। ऑप्टिक्स का एक्सटेंशन है, जैसे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तुमने पढ़ा था क्या? ऑल द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ लाइट। ऑल द फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, यही सब बातें। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं एडवांस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कि लाइट आफ्टर ऑल है क्या, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी यहां से आ रहा है हम लोग, लाइट का पार्टिकल नेचर। ठीक है बेटा, ये क्या कहेंगे कि deals with particle behavior, particle behavior of light, है ना बेटा। लाइट का एक पार्टिकल बिहेवियर के लिए ये माना जाता है। ठीक है बच्चा, ये पार्टिकल बिहेवियर में जो पार्टिकल लाइट को माना गया उसे क्या माना गया बच्चा? फोटोन। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले देखा जाए फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। लाइट के बारे में फोटोन की तरह सोचना, है ना बेटा, लाइट का फोटोन थ्योरी। तो देखो बेटा सबसे पहला पॉइंट हमने ये कहा कि लाइट इज an array. Light is an array of small packets of energy. Small packets of energy called as photons. ठीक है बेटा, लाइट को क्या माना गया? छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक चेन, है ना बेटा। चेन कैसा? तो देखो बेटा चेन का मतलब होता है दो का आपस में जुड़ा हुआ। चेन का मतलब दो चीजों का आपस में जुड़ा हुआ, है ना बेटा। लेकिन लाइट में ऐसी बात नहीं है, दो फोटॉन्स आपस में जुड़े हुए नहीं है बच्चा। क्या है? फोटॉन्स का एक सीक्वेंस समझ लो। जैसे आदमी, बहुत सारे आदमी एक लाइन में खड़े हो बेटा, बहुत सारे लोग एक लाइन में खड़े हो, तो हर दो आदमी के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा ना बेटा, है ना। इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? अरे बोलेंगे, है ना। तो कहेंगे लाइट को माना गया है छोटे छोटे पैकेट्स की तरह, है ना बेटा।
और हर पैकेट का नाम क्या है बेटा? फोटॉन्स। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी कहेंगे फोटॉन्स, फोटॉन्स shows all fundamental behavior और fundamental, all fundamental geometrical, all fundamental geometrical properties, properties of light, है ना बेटा? लाइट के तुम जितने सारे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात किए थे वो सारा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी अभी एप्लीकेबल है ना? जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी बेटा। जब कोई सरफेस पे टकराएगा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना? ये सारी प्रॉपर्टी ये फोटोन शो करेगा। ठीक है बच्चा, है ना? फोटॉन्स के बारे में कहा जाए, है ना, तो हम कहेंगे बेटा फोटॉन्स, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना बेटा? फोटॉन्स क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना? इस पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है बच्चा, है ना? सो इट इज नॉट अफेक्टेड, इट इज नॉट अफेक्टेड, है ना बेटा? इट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझा बेटा? कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो बेटा उससे इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना? लाइट जा रहा हो बेटा, फोटॉन्स जा रहे हो, कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दो, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड देखो, फोटॉन्स, फोटॉन्स हैव रेस्ट मास 0। समझा बेटा? फोटॉन्स में हमारा जब रेस्ट में है तो इसका मास 0 है बेटा, है ना? लेकिन अगर मूविंग होगा तो मास हो सकता है ना? अगला पॉइंट कहता है कि फोटॉन्स, फोटॉन्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, फोटॉन्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विथ इटसेल्फ, है ना बेटा? फोटॉन्स के पास एनर्जी भी होती है बेटा, फोटॉन्स के पास एनर्जी भी होती है और फोटॉन्स के पास मास भी होता है, सॉरी मोमेंटम भी होता है ना बेटा? फोटॉन्स में एनर्जी भी है और फोटोन में मोमेंटम भी है ना बेटा? तो मुझे बताओ क्या ऐसा बॉडी में जिसमें कोई मास ना हो, क्या उसका मोमेंटम हो सकता है बच्चा? सोचो, सोचो बच्चा, जिस बॉडी में कोई मास ना हो, जिस चीज में कोई मास ना हो, क्या उसमें मोमेंटम हो सकता है? नहीं हो सकता ना बेटा? बोलो, है ना बेटा? कुछ ना कुछ तो मास होना पड़ेगा, भले ही नेग्लिजिबल हो, भले ही वो नेग्लिजिबल हो, लेकिन एग्जैक्टली 0 मास बोल दिया तो मोमेंटम नहीं बोल सकते बेटा, है ना? ठीक है, अब समझो, फोटॉन्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विथ इटसेल्फ। सुनना ध्यान से, अगर मोमेंटम है बच्चा, इसका मतलब मास और वेलोसिटी दोनों है बेटा, है ना? समझे? अगर मोमेंटम है इसका मतलब इसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है ना? इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट मास अगर 0 है ना? इसका मतलब जब वो मूव कर रहा होगा तो उसमें मास होना चाहिए, है ना? क्योंकि रेस्ट मास 0 है और मूव करने में भी मास 0 होगा तो मोमेंटम नहीं हो सकता, है ना बेटा? तो बताओ फोटॉन्स का मास हमें कांस्टेंट मानना है या परिस्थितियों के अनुसार बदलता हुआ मानना है? बोलो बच्चा, कैसा मानना है हम लोग को? बिल्कुल सही बात, फोटॉन्स का मोमेंटम जो होगा, मास जो होगा बेटा, ये वेरिएबल होगा, बदलता हुआ, है ना? जैसे किसी बॉडी का, जैसे तुम्हें बॉडी का बेटा इस पेन का मास है, कहते हो उसमें 100 ग्राम है या 20 ग्राम है ना बेटा? ठीक है, ऐसी बात हम फोटोन में नहीं कहेंगे, है ना? बात समझे? ठीक है बेटा?
तो देखो अब तक जो तुम पढ़ते आए थे, अब तक जो तुम फिजिक्स में पढ़ते आए थे बेटा, वो था न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब तक जो पढ़े वो था बच्चा क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब हम लोग इंटर कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना बेटा। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत नहीं पढ़ना हम लोग को, जस्ट उसका ब्रीज कोर्स पढ़ना है ना बेटा। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स में बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स में और किसी क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या अंतर क्या है? तो क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी ये बहुत कम होगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत कम मतलब किसके रेस्पेक्ट में? तो कहा ना लाइट के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चा, लाइट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बहुत कम। तो लाइट की स्पीड बेटा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना बेटा, है ना। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं बॉडी की स्पीड? 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। तो वैसी कंडीशन के लिए इसके मास को हमेशा बोला जाएगा कांस्टेंट, है ना बच्चा। लेकिन जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो बेटा, कैसा ऑब्जेक्ट हो, कैसा ऑब्जेक्ट हो, जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड को अप्रोच करे, है ना बेटा। जब स्पीड लाइट के स्पीड को बेटा अप्रोच करनी शुरू करेगी, तब तुम मास को कांस्टेंट नहीं बोलोगे, तब तुम क्या बोलोगे? m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। समझे बेटा? ठीक है, तो बोलो बेटा, अगर मैं वेलोसिटी को 0 पुट कर दूं, अगर मैं वेलोसिटी को 0 पुट कर दूं, तो m क्या हो जाएगा बोलो? हो जाएगा ना m नॉट, है ना बेटा। इसका मतलब m नॉट क्या है? जब बॉडी की वेलोसिटी 0 हो, है ना। तो बॉडी की वेलोसिटी अगर 0 हो गई बच्चा, है ना, तो m नॉट हो गया हमारा मास। इसका मतलब m नॉट वो मास है जब वेलोसिटी 0 है ना बेटा। कहेंगे v इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू m नॉट। लेकिन अगर v इक्वल टू 0 ना हो, तो m इज नॉट इक्वल टू m नॉट। बोलो बेटा, राइट ना। अब ऐसी ही बातें होंगी बाकी सारे बॉडी के लिए, है ना बेटा। समझे बात को? अब बताओ इस पेन में क्या खास बात है, सुना ध्यान से। अगर इस पेन में क्या खास बात है, चलो इस पेन का मास अभी रेस्ट है, तो 20 ग्राम इसका मास है। इसका मतलब m नॉट कितना हो गया बेटा? 20 ग्राम। ठीक है, अब सोचो अगर मैं इसको ऐसे मूव कराना शुरू करूं कि इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी की आधी हो जाए, लाइट की वेलोसिटी की आधी हो जाए, इसका मतलब कितना हो गया? 1 माइनस 1/4। इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कितना? √3/2। ऊपर जाएगा तो 2m नॉट बाई √3। तो इसका मास कितना होगा? 40 ग्राम डिवाइडेड बाई √3। समझ गया? ठीक है, अब चलो बात करते हैं किसके? फोटॉन्स की। तो देख बेटा, फोटॉन्स हैव रेस्ट मास 0। इसका मतलब m नॉट की वैल्यू हो गई 0, m नॉट की वैल्यू हो गई 0, है ना। अब बताओ फोटोन की वेलोसिटी कितनी? फोटोन की वेलोसिटी कितनी? तो बोलेगा c। फोटोन की वेलोसिटी c। अब यहां c पुट करो, कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, v इक्वल टू c पुट करो, क्या हो जाएगा? 0/0। बोलो बेटा, 0/0। क्या 0/0 को इनफाइनाइट बोल सकते हैं? नहीं बच्चा, क्या बोल सकते हैं? इनडिटर्मिनेट। 0/0 इज इनडिटर्मिनेट, है ना बेटा। और इसके बारे में लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर में यही तुम पढ़े हो कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना बेटा। इसका मास इनडिटर्मिनेट है, फोटोन का मास नहीं निकाल सकते। समझ में आया बात? फोटोन का मास नहीं निकाल सकते हम लोग, है ना। फोटोन का मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना बेटा। तो अब मुझे बताओ, जब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो क्या तुम फोटोन का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी बोल सकते हो? बोलो बोलो, नहीं बोल सकते ना बेटा, क्योंकि मास इसका है इनडिटर्मिनेट, है ना बेटा। क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² बोल सकते हो? नहीं बोल सकते बच्चा, समझ में आया ना। ठीक है, हम इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv² नहीं बोल सकते।
हम इसका मोमेंटम m इंटू वी नहीं बोल सकते, बट स्टिल इसमें कुछ ना कुछ तो होगा बेटा, एनर्जी और मोमेंटम। अब समझ में आया? ठीक है, तब क्या बोलेंगे हम कि जब भी लाइट किसी सरफेस पे गिरेगी बेटा, तो उस सरफेस को एनर्जी और मोमेंटम मिलेगा, है ना बेटा? क्या कहेंगे हम लोग? इफ photons fall on a surface, फोटोन जब कोई सरफेस पे गिरेगा, है ना बच्चा, तो क्या कहेंगे? इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम, है ना बेटा? ठीक है, समझा? मोमेंटम ट्रांसफर करेगा मतलब क्या कहेंगे? ये फोर्स अप्लाइज करेगा, बोलो, है ना? जब भी फोटोन कोई सरफेस पे गिरेगा बेटा, तो उसको एनर्जी देगा और उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। हाँ बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा बेटा, बिल्कुल अप्लाई होगा। निखिल बोलो। सर मुझे ये पैकेट नहीं समझ में आया, पैकेट किसका बनेगा सर? पैकेट ऑफ अच्छा, एनर्जी तो ये दिख रहा है पेन? हाँ यस सर दिख रहा है। क्या इसको बोल सकते हैं पैकेट्स ऑफ एटम? हाँ बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं ना? तो यस इसमें सर, सबसे लोवेस्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है? एटम एटम है। है ना बेटा? वैसे समझो यस कि फोटोन क्या है, उसमें एनर्जी का पैकेट है। अच्छा, तो लाइट को मान लिया है एक ऑब्जेक्ट और फोटोन को मान लिया एटम सर। लाइट को नहीं, लाइट एक इवेंट है, लाइट कुछ नहीं है, लाइट एक घटना है ना? उस घटनाक्रम में, है ना, जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कौन है? फोटोन है। लाइट जी एक बेटा, घटना है, नहीं समझ में आया सर। मुझे लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज लाइट? लाइट, इट इज एनर्जी व्हिच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाँ ये बोल सकते हो, फोटोन एक, लाइट एक घटना है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है, बोलो, है यस ना? सर, यस सर। ठीक है, तो लाइट किसके थ्रू ट्रांसफर होगी? किसके थ्रू ट्रांसफर होगी? मीडियम क्या होगा? कौन ले जाएगा एनर्जी? क्या बोलोगे? फोटोन। फोटोन एनर्जी एक कैरियर है। तो लेकिन सर लाइट को तो मीडियम की जरूरत ही नहीं होती है सर। हाँ, मीडियम का मतलब किसके थ्रू नहीं, कौन लेके जाएगा। अच्छा, कौन लेके समझा? जाएगा सर? यस सर। हाँ, सर अभी तक यही नहीं समझ में आया सर कि लाइट एक्चुअली है क्या, और सर ये भी नहीं समझ में आया सर कि ये क्या? जो मास है सर, अगर लाइट की स्पीड से चलने लगे तो उसका मास कैसे चेंज हो जाता है सर? इसका मास हो जाएगा इनफाइनाइट। हाँ, क्योंकि तुम समझ में नहीं, समझ में नहीं आने का कारण अंदर क्या है? यस सर, क्या मुख्यतः है? समझ में नहीं आने का मुख्य कारण यह है कि अब तक तुम लोग पढ़ते आए हो न्यूटन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना? यस सर, ठीक। यस और क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत ही वहीं से होती है जहां न्यूटन का नियम फेल हो जाता है। सर। ठीक है, क्वांटम मतलब क्या होता है सर? क्वांटम मतलब होता है बेटा द मिनिमम अमाउंट ऑफ, मिनिमम किसी भी चीज को, किसी भी चीज का जो कम से कम अमाउंट, जो किसी को शिफ्ट कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटम। जैसे यस आजकल के युग में मिनिमम क्वांटम ऑफ रुपया क्या है? 1 रुपया। अठन्नी यस सर। चवन्नी देखो मिलेगा? नो सर। हाँ, तो आज बोलेंगे आजकल के युग में मिनिमम क्वांटा ऑफ मनी ट्रांसफर क्या है? 1 रुपया है। यस सर। हम्म, सर मुझे बस बाद में समझ में आएगा सर कि मास क्यों बढ़ता है कि लाइट की स्पीड से चलने लगता है। लाइट की क्या स्पीड क्या से लगता फोटोन चलने लगता है तो उसकी मास इनफाइनाइट मतलब इनडिटर्मिनेट आ जाती है सर, निकाल है? नहीं सकते हाँ, हम लोग। निकाल नहीं सकते, लेकिन दूसरे किसी बॉडी का, जैसे मान लो हमारा पेन हो, हम और तुम हो, अगर अगर हमारी लाइट की स्पीड, स्पीड लाइट की स्पीड बराबर हो जाए तो तो हमारा मास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो इनफाइनाइट। जाएगा बच्चा, है ना? जब तो कोई सर मास डेफिनिट हो, हाँ, जब कोई मास डेफिनिट हो, है ना बेटा? यस सर। डेफिनिट मास से, डेफिनिट मास की बॉडी अगर लाइट की स्पीड गेन कर ले, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा? मास इनफाइनाइट हो इनफाइनाइट। जाएगा मास। ठीक है, इसीलिए सर है ना? कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से नहीं चल पाता सर, उसका मास इनफाइनाइट एक हो बेटा, गया, वहां नहीं तक चल पहुंच ही नहीं पाता मत पाता। सोचो, नहीं चल पाता ये मत सोचो, है ना? ये सोचो कि हमारी साइंस की लिमिटेशन वहीं तक है, हमारे लाइट की स्पीड विज्ञान तक। की लिमिटेशन वहीं तक है। हम यही सोचते हैं कि लाइट की स्पीड दुनिया में सबसे अधिक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना? यस सर, यस सर। मनीष,
गुड मॉर्निंग सर। बोलो बच्चा। सर मैं पूछ रहा था सर कि ये जो आपने बताया सर फोटोन का रेस्ट मास 0 है, तो फिर इसका सर एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व हो रहा है सर? कंजर्व कहाँ कर रहे हैं हम लोग? इसका मतलब सर कंजर्व कहाँ एनर्जी और किए? मोमेंटम का सर कोई बच्चा हाँ पूछा था तो बोले थे ना सर, हो सकता है। हाँ बेटा, अगर फोटोन किसी को टकराएगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे, है ना? ठीक है, यस सर। बात समझा? लेकिन जब फोटोन की स्पीड बढ़ रही है तब ना कहोगे उसका मोमेंटम बदल रहा है। अगर फोटोन की यस सर। स्पीड कांस्टेंट है तो उसका मोमेंटम भी कंजर्व है यस सर। है ना? सर तो मतलब फोटोन का एक्चुअल मास नहीं होता है सर, मतलब? हाँ, एक्चुअल मास नहीं होता, सही बात। एक्चुअल तो सर मास का इसीलिए मतलब बोलते जब हैं उसके रेस्ट में पास। है तो कोई मास नहीं, रेस्ट में है तो कोई यस मास सर। नहीं। और ये फोटोन नहीं रहे, दुनिया में सबकी बात है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना कहते हो बताओ? यस सर। 9.1 इंटू 10⁻³ kg बोलते हो ना बेटा, 10⁻31। है ना? तो ये जो यस इलेक्ट्रॉन सर। का मास है ये रेस्ट मास है बेटा। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तो तुम इलेक्ट्रॉन का मास इतना बोलोगे। अगर कुछ और स्पीड हो गई, अगर वो मूव कर रहा होगा तो उतनी स्पीड नहीं होगी, तो उतना मास नहीं होगा, कुछ और मास होगा उसका। मतलब समझे? सर जब वो मोशन में रहेगा तो उसका चेंज होते रहेगा मास। हाँ, तभी ना बेटा बोर मॉडल क्यों फेल हुआ। यस सर। बोर मॉडल आखिर क्यों फेल हुआ कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है ना, लगभग स्पीड ऑफ लाइट का 100 यस सर। गुना कम होता है लगभग। बोलो, उतनी हाई स्पीड में यस सर। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻³ नहीं बोल सकते ना, इसलिए बोर मॉडल फेल नो हुआ। सर। सर तो प्रत्युष बोलो। सर बोलो। सर रेजो अलर्ट से मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो वो मेरा ब्राउजर में खुल जाता है, फिर मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पाता है। विजुअल अलर्ट से करते हो तो क्या होता है, ब्राउजर में चला जाता है। हाँ सर, और सारा कैचे भी क्लियर करके देखे लेकिन डिफॉल्ट सेलेक्ट करने नहीं आता है। तो मेरे को कंप्यूटर में इतना नॉलेज नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें आइडिया दूं। गूगल में सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, मिल जाएगा ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन। थैंक यू सर। शुभम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जो आपने इक्वेशन लिखा है ना सर, m=m0 वाला, हम्म ये सर आपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिखा है क्या? हाँ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही फॉर्मूला है। और सर ये जो फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है सर, हाँ बच्चा, सर इसका रीजन क्या है सर? सिंपल, इसमें चार्ज नहीं है। सर इसका खुद का प्रॉपर्टी होता है क्या सर? क्या खुद का प्रॉपर्टी है? जब इसमें कुछ है ही मतलब नहीं तो किसका प्रॉपर्टी बोलेगा रे? फोटोन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी है ना? अच्छा सर, ना हाँ मास है ना ठीक। एटम है, कुछ नहीं है। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अथर्व, कितने बच्चे एंट्रेस कर दिए? अथर्व बोलो। अरविंद। अरविंद। बोलो बच्चा। बोलो अरविंद। अरे भाई पता नहीं कैसा आवाज आ रहा है। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो बच्चा, इरेज कर रहा हूं इसको। तो बेटा फोटोन जब भी कोई सरफेस पे गिरेगा तो क्या होगा, उस सरफेस को बेटा एनर्जी मिलेगा और मोमेंटम मिलेगा। ठीक है बच्चा? देख बेटा, तुम लाइट में कहते हो बेटा कि लाइट में बहुत सारा, लाइट में क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग टाइप का वेवलेंथ होता है बेटा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है ना? जैसे विजिबल रेंज ऑफ लाइट तुम बोलते हो बच्चा 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम तक होता है ना बेटा, ठीक है? लेकिन इस विजिबल रेंज के अलावे भी बहुत सारे होते हैं बेटा लाइट, है ना? तो देखो बच्चा, लाइट के बारे में अगर तुम कहना चाहोगे, है ना, तो क्या कहेंगे हम लोग कि लाइट हैज इनफाइनाइट कलर्स, है ना बेटा?
लाइट में क्या होते हैं, कलर्स हमारे कितने, इनफाइनाइट, है ना बेटा, है ना। किस पे डिपेंड करता है ये, तो कहेंगे डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी। लाइट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, तो लाइट में अलग अलग कलर्स होंगे, ठीक है। और जब अलग अलग कलर्स होंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसके फोटोन भी अलग अलग होंगे, है ना। क्या लिखोगे, ईच डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैरी डिफरेंट फोटॉन्स, है ना बेटा। ये सभी फोटॉन्स अलग अलग, समझा बात को, है ना। जैसे ब्लू कलर का लाइट, ग्रीन कलर का लाइट, है ना बेटा, येलो लाइट, है ना। इन सब के फोटॉन्स जो होंगे बेटा एकदम अलग अलग होंगे, वो एकदम अलग अलग होंगे, ठीक है बच्चा। क्या कहोगे, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, समझा बेटा। जो अलग अलग फोटॉन्स हैं उनको कभी भी एक से दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। येलो कलर के फोटोन को ब्लू नहीं कर सकते, ब्लू कलर के फोटोन को रेड नहीं कर सकते, समझ में आया बेटा। हर फोटोन अपने आप में अलग अलग है, ठीक है, समझे बात को। दूसरी बात, फोटॉन्स फोटॉन्स नहीं, फोटोन एक फोटोन, है ना बेटा। फोटोन इफ फॉल ऑन ए सरफेस, है ना बेटा। फोटोन इफ फॉल ऑन ए सरफेस, है ना बेटा। आइदर इट इज completely absorbed, either it is completely absorbed or completely reflected, समझा बेटा। फोटोन जब कोई सरफेस पे गिरेगा, है ना, तो या तो वो पूरा पूरा ऑब्जर्व हो जाएगा बेटा, या पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होगा, है ना। फोटोन कभी भी आधा अधूरा ऑब्जर्व नहीं होगा, समझा। जैसे कि मान लो अगर तुम कहते हो बेटा कि ये एक फोटोन है, ये एक फोटोन है बेटा, है ना, और इसके पास एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, है ना बेटा। जब कोई सरफेस पे गिरेगा, है ना बेटा, तो सरफेस पे जब गिरेगा तो ये पूरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना बेटा, या फिर ये पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होगा, है ना बेटा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑब्जर्व हो जाए और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिफ्लेक्ट हो जाए। बात समझ में आया बेटा, ठीक है। फोटोन जब भी कोई सरफेस पे गिरेगा तो क्या होगा, या तो पूरा ऑब्जर्व होगा या पूरा रिफ्लेक्ट होगा, है ना बेटा। ये थियरी है, ये हमारे साइंस का थियरी है, ठीक है बच्चा, है ना। हालांकि इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन बहुत कम, रेयरली होते हैं बेटा, है ना। तो ज्यादातर केस में जनरली कोई पूछेगा तो हम यही बोलेंगे, ठीक है। लिख लो बच्चा। बेटा इसमें डाउट्स मत सोचो, इन चीजों में डाउट्स क्यों होना चाहिए बेटा, इन चीजों में डाउट्स तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फंडामेंटल बिहेवियर है बेटा, है ना। ये तो हम फोटॉन्स का बेसिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं बेटा, है ना। इसमें डाउट क्यों होगा, इसमें तो कॉन्सेप्ट उसके बारे में बेसिक बातें हैं, इनका तुम्हें इस्तेमाल करना है आगे। तू बोल बेटा क्या पूछना है तेरे को, हैशटैग नेम। सर वो एक्चुअली क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए हैंड रेज किया। ओके बच्चा। सर अब दिखने लगा क्लियर। रोशन, रोशन बोलो।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर रॉकेट की स्पीड तो सर लाइट की स्पीड से ज्यादा होती है, तो उसका मास भी बाप वैरी रे, करता है। माफ कर बेटा, रॉकेट का स्पीड लाइट से ज्यादा होती है। ये कहाँ कहाँ से सोचता है भाई। अब है सर ये फर्स्ट लेक्चर है क्या मॉडर्न फिजिक्स का? हाँ बेटा, फर्स्ट लेक्चर है, बिल्कुल सही बात। सर वीडियो ब्लर आ जा रहा है बीच बीच में हल्का हल्का। हाँ, नेट की स्पीड से फर्क पड़ रहा है इसको, नेट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ठीक है सर। जल्दी नोट कर ले बेटा। फोटोन एब्जॉर्ब ना हुआ कभी तो क्या होगा, फोटोन अगर पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है ना, तो बाकी रिफ्लेक्ट होगी। उस घटना को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ फोटोन, बट इट्स ए वेरी रेयर इवेंट। चलो बच्चा, इरेज कर रहा हूं, देखो इरेज कर रहा हूं बेटा। देख बेटा, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि फोटॉन्स के लिए मास डिफाइंड नहीं हो सकता बेटा, है ना। फोटोन का मास हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना बेटा। तो फोटॉन्स का मास अगर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब फोटोन के मोमेंटम का फार्मूला हम एम भी नहीं बोल सकते, है ना बेटा। फोटोन का काइनेटिक एनर्जी हम लोग हाफ एम बी स्क्वायर नहीं बोल सकते, है ना बेटा। तो इनका कोई अलग फार्मूला होगा। देखो बच्चा, तो अगर हमें फोटोन की एनर्जी बोलना है बच्चा, है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है बच्चा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन लिखा जाता है बेटा E इज इक्वल टू H इंटू एफ। E इक्वल टू H इंटू एफ, ठीक है बच्चा। जहां F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। 6.63 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक है बेटा, जूल सेकेंड। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, H इंटू एफ, है ना बेटा। अब तुम जानते हो बच्चा कि कोई भी वेव हो, है ना, कोई भी वेव हो, हर किसी के लिए होता है ना v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। बोल बेटा, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना बेटा। तो अगर फ्रीक्वेंसी यहां पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, c बाई लैम्डा पुट कर दोगे तो आ जाएगा hc बाई लैम्डा, है ना बेटा। इस hc बाई लैम्डा में अगर तुम h की वैल्यू पुट करते हो, c की वैल्यू पुट करते हो, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना बेटा। तो वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, ठीक है बेटा। 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26, और लैम्डा को तुम पुट करोगे मीटर में, है ना बेटा। तो ये आंसर आएगा जूल में, समझे बात को, ठीक है। और अगर तुम इसको पुट करते हो H इंटू सी को 12,400, है ना बेटा, और लैम्डा पुट करते हो एंगस्ट्रम में, है ना बेटा, तो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है बेटा, है ना। तो जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम कन्वर्जन जानते ही हो बच्चा, पता तुमको ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर 9 माइनस 19 जूल, है ना बेटा। पता है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट से एक्सीलरेट करेंगे तो उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वही कहलाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, समझा। ये हुआ बेटा क्या, फोटोन की एनर्जी, ठीक है। अब कहोगे मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है बेटा। तो फोटोन का मोमेंटम बोलेंगे P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा, ठीक है। तुम चाहो तो इसको E बाई सी भी कह सकते हो, E बाई सी, ठीक बेटा, है ना। अब मैं कहूं
पावर ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। ठीक है बच्चा, तो देख मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा, सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ क्या कहलाता है, मोनोक्रोमेटिक, है ना बच्चा। क्रोम का मतलब क्या होता है बोलो, कलर, बिल्कुल सही कहा मितेश ने, क्रोम का मतलब बच्चा कलर, तो मोनोक्रोम का मतलब हुआ सिंगल कलर, सिंगल कलर वाला जो सोर्स होगा उसको हम बोलेंगे क्या, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ठीक है बच्चा, तो मान लो अगर तुम कहते हो बेटा कि सिंगल कलर वाला एक सोर्स है जो लाइट निकल रहा है बच्चा और वो यूं जा रहा है ना बेटा, या ऐसे कहो, या ऐसे कहो बेटा कोई भी एक लाइट का सोर्स है ना बेटा, तो लाइट का सोर्स जो होगा इससे फोटोन चारों तरफ निकल रहे होंगे बेटा, बोलो, है ना, इससे फोटॉन्स चारों तरफ निकल रहे होंगे ना बेटा, बोलो, ठीक है। तो देखो बेटा अगर इस सोर्स से एनर्जी लगातार निकल रही है और एनर्जी फोटोन के रूप में निकल रही है ना बेटा, मतलब इससे बहुत सारे पैकेट निकल रहे हैं, है ना। यूं सोचो जैसे किसी फैक्ट्री में, जैसे किसी फैक्ट्री में एक चॉकलेट की फैक्ट्री सोचो बेटा, है ना, चॉकलेट की फैक्ट्री सोचो, उस फैक्ट्री से लगातार चॉकलेट बाहर निकलता जा रहा है, बोलो, छोटे छोटे चॉकलेट निकलते जा रहे हैं बाहर ना, बिल्कुल वैसे ही समझो बेटा कि सोर्स में से फोटॉन्स निकलते जा रहे हैं, चारों तरफ निकलते जा रहे हैं, है ना बेटा। तो अगर मैं कहूं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, है ना बेटा, हर सेकेंड में n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहा है बेटा, बात समझा, हर सेकेंड में n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहा है बच्चा, है ना। तो एक फोटोन की अगर एनर्जी कितनी है बच्चा, E, है ना, तो n फोटोन निकले तो कितनी एनर्जी हो गई, तो कहोगे n इंटू ई, बोलो बेटा n इंटू ई हो गई बच्चा, है ना। अब कहोगे n निकल रहे हैं पर सेकेंड, इसका मतलब इतना एनर्जी निकल रहा है पर सेकेंड, तो एनर्जी पर सेकेंड को तो पावर बोलते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, पावर हो गया, है ना। सोर्स का पावर कितना बोलेगा, n इंटू ई, लिख लो, नोट कर लो बच्चा। आपने कितनी बार लिख दिया एक ही सवाल को, बस कर बस कर बस कर। अथर्व का सवाल यह है कि जितना हम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचेंगे तो मास उतना ही बढ़ेगा, इसलिए हम हाई स्पीड अचीव नहीं कर पाते हैं क्या, जितना हम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचेंगे तो मास उतना ही बढ़ेगा, इसलिए हम हाई स्पीड अचीव नहीं कर पाते क्या। नहीं बच्चे मत सोच, मत सोच, ये सोच इस तरह से, हम जितना एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी हम, अरे भाई पर रुको यार, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते आता है, रोक दिया। अथर्व सुनो, अगर तुम कहते हो बेटा कि लाइट की स्पीड गेन करना चाहते हो तुम, है ना, तो अगर तुम्हारी स्पीड आज 0 मीटर पर सेकेंड है और तुम लाइट की स्पीड चाहते हो, है ना बेटा, इसका मतलब तुम्हें एक्सीलरेशन देना पड़ेगा, है ना, उस एक्सीलरेशन के लिए एक फोर्स चाहिए, है ना बेटा, एक स्पीड गेन करने में एक समय लगेगा, है ना बच्चा। तो उस एक्सीलरेशन के अनुसार अगर फोर्स देना चाहो तो बहुत बड़े फोर्स की आवश्यकता होगी और बहुत लंबे समय तक देना पड़ेगा, है ना बेटा। तो बहुत बड़ा फोर्स बहुत लंबे समय तक देंगे तो लाइट की स्पीड से क्रॉस कर सकते हैं बच्चा हम लोग, लेकिन जितना वो समय लगेगा, है ना बच्चा, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बात समझ में आई, है ना, ठीक। ये सब बातें बेटा थ्योरेटिकली है, अभी तक हम लोगों ने इसकी कोशिश नहीं की, या कोशिश की है ना, तो वो चीजें हमारे अभी रीच में नहीं है।
दृष्टि पूछ रही है सर केमिस्ट्री का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फिजिक्स के फोटो इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, एक तो अंतर सब्जेक्ट का है कि वो केमिस्ट्री है फिजिक्स है, दूसरा अंतर टीचर का है, केमिस्ट्री के टीचर तेरे अलग हैं, फिजिक्स वाले अलग हैं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। निखिल कुछ बोलना है बेटा? सर वो जो फोटोन बोलो, है बोलो। उसको उसको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है सर, क्यों लाइट की स्पीड से चलता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है सर, बिल्कुल लाइट सही कहाँ बात से है साल, बिल्कुल सही बात है। लाइट कैसे निकलता है बच्चा? लाइट कैसे निकलता है हाँ, हाउ लाइट क्रिएट? सर? एनर्जी से सर, बोलो। मतलब सर जैसे अगर मैं बताऊं मेरे ट्यूबलाइट से तो लाइट निकल रहा है सर, हाँ, वो तो वो तो ट्यूबलाइट ऑफ कर, ट्यूबलाइट का जो स्विच ऑफ कर दो, लाइट निकलेगी? हाँ नहीं सर, स्विच अगर ऑफ कर देंगे लाइट निकलेगी? नहीं बोलो। नहीं सर, नहीं, नहीं निकलेगी। तुमसे लाइट निकल रही है तुम्हारे बॉडी में से? नहीं सर। अच्छा, तो प्लैनेट से कैसे दिखाई पड़ता है तुमको बेटा? सन से हाँ लाइट कैसे निकल रही है? सर वो सन तो में तो नहीं जलता दिया है गया सर, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ सर वो जलता है सर, हीलियम बर्न होता है जलने सर। का मतलब क्या होता है? सर हीट का मतलब क्या होता है सर? मतलब सवाल पे सवाल दाग दिया तुम तो यार। जलना का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर अचीव करना बेटा, है हाँ ना? सर। हाँ तो किसी भी बॉडी में तुम रेडिएशन में नहीं पढ़े थे बेटा? दुनिया की हर बॉडी जिसमें कोई टेम्परेचर हो, यस सर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ऊपर हो, उससे रेडिएशन निकलते रहते हैं, है ना? हाँ तो दुनिया की हर बॉडी से निकलते रहता है रेडिएशन। यस सर। वही लाइट तो है बेटा, लाइट कोई नई चीज थोड़ी है ना? और रेडिएशन कब निकलता है? जब कोई एटम एक्साइट करके जब डी एक्साइट करता है तो वहां से निकलता है फोटॉन्स। तो क्यों निकलता सर? रेडिएशन क्या होता है सर? रेडिएशन कहो तो बेटा एनर्जी रिलीज करने का एक तरीका है। दुनिया में हर बॉडी अपनी एनर्जी को रिलीज करना चाहता है, अपने को स्टेबल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेबल सर तो कॉन्फ़िगरेशन में रीच करने के लिए, सर तो एनर्जी है ना? रिलीज फोटोन के थ्रू होती है सर, तो हाँ, सर हम लोग एनर्जी फिर रेट वही पास आ गए सर कि सर कहां से? फोटोन, फिर वही पास आ गए सर कि हाँ, फोटोन कैसे एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी है क्या सर? फोटॉन से फोटोन के रूप में होती है बेटा। हाँ सर, फोटोन के रूप फोटोन में। एक एनर्जी के रूप में होती है। तुम कह रहे हो फोटोन क्या होता है, तो वही सब बातें तो पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। और नहीं सर तो फोटोन इज फंडामेंटल, तो फोटोन के अंदर नहीं घुसो, यस सर। फोटोन के अंदर नहीं घुसना है बच्चा। फोटोन तो मोस्ट फंडामेंटल है। वो देखना है फोटोन कैसे बना है, बता दिया तुमको। जब एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वापस डी एक्साइट होता है तो वहां से एनर्जी के रूप में फोटोन निकलता है। ये चौथे ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट में आया, तो चौथे sir. और थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस है ना बच्चा? यस सर है। बोलो है कि नहीं? तो यस अगर सर है एनर्जी का डिफरेंस है इसका मतलब क्या हुआ? सर, वो एनर्जी निकलेगा सर, रिलीज मतलब करेगा कम हो ना? जाएगा। यस सर। हाँ, तो जो कम गया वही एनर्जी फोटोन के रूप में निकली। सर वैसे ये चलो आगे इमेजिनरी है सर फोटोन, सर वैसे हम लोग को पक्का से पता नहीं है सर कि बेटा एनर्जी इमेजनरी और फोटोन निकलता ही है। रुक तो, रियल और इमेजनरी में क्या अंतर कहते हो बताओ पहले मुझे तुम। रियल मतलब तुम्हारे जो हिसाब से आंखों रियल से, क्या है, इमेजनरी क्या है? जो लॉजिकल हो सर वो रियल है सर, मतलब जो तो आंखों से तुम्हें देखा, आंखों से देखा, आंखों से कैसे देखोगे? फोटोन के थ्रू मतलब देखोगे। जो हम लोग एक्सपीरियंस कर सके सर। देखना मतलब लाइट से देखना, लाइट यस से सर। देखना, और लाइट के बारे में बात हो रही है तो देखने के बाद तुम कैसे कर सकते हो यार? हो गया सर लॉजिकल, सर लॉजिकल। तो लॉजिकल तो है ही बेटा। सारी बातें पहले पॉइंट से लेके अब तक जो पहुंचे एक लॉजिक के हाँ तहत ही ना पहुंचे बेटा। हर बात को एक लॉजिक से बताते गए तुमको हम। लेकिन तुम लोग का दिक्कत क्या हो रहा है कि तुम लोग सब उस चीज को रिलेट करना चाहते हो पीछे वाली चीजों से। तो भाई पीछे वाली चीज से नहीं, हम रास्ते यस में सर। आगे बढ़ चुके हैं, वो मोड़ खत्म हो चुका है। अब पिछले मोड़ की बात नहीं करनी है हम लोग को। दिक्कत ही हो रही है तुम लोग का। यस चलो आगे चल। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैसे लिखोगे? कैपिटल आई से, ठीक है? इंटेंसिटी का मतलब क्या है? तो क्या कहोगे? इंटेंसिटी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है? क्रॉसिंग
थ्रू या बोलो क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली। ठीक है, मान लो अगर बेटा एक लाइट की बीम यूं चल रही है बेटा, है ना, इसका अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन लें, इस क्रॉस सेक्शन का मान ले बच्चा एरिया ए, है ना, तो लाइट इस एरिया को जो क्रॉस करेगी, है ना, परपेंडिकुलरली, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी आई बराबर पावर बाय एरिया। ठीक है बच्चा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर ना, तो कहेंगे पावर पर यूनिट एरिया। इसको तुम डीपी अपॉन डीए भी बोल सकते हो। अगर कांस्टेंट है बेटा तो पी अपॉन ए, वेरिएबल है तो डीपी अपॉन डीए। ठीक है, बात समझा? जैसे कि मान लो अगर कोई सोर्स हो, है ना, कैसा सोर्स हो, पॉइंट सोर्स हो या स्फेरिकल सोर्स हो, है ना बेटा, तो पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स के लिए जो लाइट निकलेगी बेटा वो चारों तरफ निकलेगी, है ना, लाइट हमारी चारों तरफ निकलेगी ना बेटा। पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स से लाइट चारों तरफ निकलेगी बेटा। जब लाइट चारों तरफ निकलेगी तो स्फीयर के फॉर्म में एनर्जी फ्लो करेगी, है ना, तो कहोगे इसके चारों तरफ में अगर आर रेडियस का स्फीयर बना दिया जाए तो ये नहीं कहेंगे बेटा जितने इसका पावर निकला वो सारा इसी स्फीयर से ट्रेवल करता हुआ आगे जाएगा, सारा इसका पावर इसी स्फीयर से ट्रेवल करेगा बेटा। तो अगर कहो कि इस स्फीयर के 1 मीटर स्क्वायर पे कितना एनर्जी पास किया, तो इस स्फीयर के 1 मीटर स्क्वायर को जो एनर्जी पास किया नॉर्मली ये इसका इंटेंसिटी होगा। तो इसके लिए आई क्या बोलेंगे, पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चा। तो सोर्स का जो पावर है वो तो कांस्टेंट है, मान लो 10 वाट का सोर्स है या 20 वाट का सोर्स है ना बेटा, इसका मतलब क्या बोलोगे अभी इस केस में, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। दूरी डबल करेंगे, इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी। ठीक है, लिख लो, बोलो बेटा माई A3 पी पावर है बेटा अभी। पीयूष सर एक पहले का डाउट था हीट ट्रांसफर का सर। क्या? सर जैसे कि एक एमिशन होता है कुछ रेडिएशन रिलीज, तो उस रेडिएशन में जो हुआ उस टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी ना, एक टाइप की। फिर से बोलना एक बार। जैसे कुछ रेडिएशन हुआ, कुछ एमिशन हुआ और उस एमिशन में एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी ना उस टाइम पे। इमिशन में एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी क्यों होगी बेटा एलिस, मुझे बताओ। जैसे मान लो जो सरफेस की तुम बात कर रहे हो, है ना बेटा, वो सरफेस क्या सिंगल एटम है? नो सर, बहुत सारे एटम है। और चलो सिंगल एटम तुम मान भी लिया, बहुत सारे एटम बेटा है ना, तो उसमें बहुत सारे होंगे ना बेटा ऑर्बिट्स। यस सर। जब बहुत सारे ऑर्बिट होंगे बेटा तो हर ऑर्बिट के ट्रांजिशन में क्या एनर्जी सेम आएगी? नो सर। अलग आएगी ना बच्चा। यस सर, तो मतलब जब एक कुछ एमिशन होते तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें। हाँ बिल्कुल, जनरल इमिशन में कभी भी मोनोक्रोमेटिक नहीं हो पाता, मोनोक्रोमेटिक सोर्स अपने आप में स्पेशल है। यस सर, सर यही डाउट था पहले से। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। मनीष सर जैसे आपने डिफाइन किया सर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया सर, तो फार्मूला में P/80 होना चाहिए ना सर? P बाई क्या होना चाहिए? हेलो हाँ बोल बेटा। सर जैसे इंटेंसिटी को डिफाइन किया ना सर कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो I इक्वल्स टू P/80 लिखेंगे ना? क्यों बच्चा, P तो पावर ना है बच्चा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये पूरा पावर हो गया। अच्छा, एनर्जी बाय टाइम अल्टीमेटली पावर हो गया। अच्छा हाँ सही है सर, ठीक है, सॉरी सर। कुछ बोलो सर। आपने जैसे ये सर सोर्स को बोला कि सोर्स एनर्जी रिलीज करेगा, तो सर सोर्स की खुद की एनर्जी तो कम हो जाएगी ना सर, तो उसका पावर कांस्टेंट। सोर्स की एनर्जी कांस्टेंट है क्या?
सोर्स को तुम एनर्जी नहीं दे रहे कहीं और से। नहीं सर, मैंने इतना मान सोर्स को अलग करके रख दिया ना सर, आइसोलेट करके उसको रख दिया, फिर उससे एनर्जी अगर रिलीज होगी। हाँ बच्चा, सोर्स को अगर आइसोलेट करके रख दोगे तब तो उसकी धीरे धीरे एनर्जी हो जाएगी कांस्टेंट। जैसे कि तुम पढ़ते थे हीट ट्रांसफर में कि बॉडी को रख के छोड़ देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। बोलो। यस सर। है ना। लेकिन ये कोई सोर्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही जनरल सोर्स ऑफ लाइट की। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, है ना, तो जिस समय वो सरफेस से पावर पी निकाला बेटा, वही एनर्जी पूरे स्फीयर में ट्रेवल करेगी ना। बोलो। हाँ, कुछ देर के बाद अब उसका पावर भले ही कम हो जाएगा तो अगली बार इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यस सर। लेकिन किसी खास इंस्टेंट के लिए तो ये लिखोगे ना प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलो अब डिस्कस करेंगे बेटा होमवर्क। क्या था बोलो होमवर्क कोई। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 EMI और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 AC। AC में एक्सरसाइज 1। ओके ठीक। चलो EMI निकालो। EMI की सीट निकाल बच्चा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 1 से 5। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 1 से 5 में 3 नंबर 4 नंबर पूछना है। ओके ठीक है। चलो देखो 1 से 5 में 3 नंबर 4 नंबर देखा जाए बच्चा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 भी चाहिए। अरे सब पूछ लेगा क्या, एक 1 भी लिखा है 2 भी लिखा है। नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा। चलो देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 0.3 मीटर कैरीज ए करंट I along its curved surface as shown। देख बच्चा, हाँ कर दिया अनम्यूट कर दिया सबको। देख बच्चा मान ले एक सिलेंडर हमारा ये है। इस सिलेंडर में जो कर्व सरफेस है बेटा, ये कर्व सरफेस। क्या हुआ, कौन क्या बोला। देख बेटा ये हमारा मान लो इसमें करंट आई जा रहा है कर्व सरफेस के लॉन्ग। इसकी लंबाई है बच्चा 10 मीटर। इसकी लंबाई है 10 मीटर और इसका रेडियस है बच्चा 0.3 मीटर। अब कहता है ब्लर आ रहा है वीडियो। नहीं सर क्रोम से यूज कर रहे हैं तो ब्लर आ रहा है। क्लियर है। हाँ सर ये क्रोम से बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। तो ब्लर आ रहा है सर। सर लाइट की स्पीड सबसे पहले कैसे फाइंड की गई। सर वीडियो ठीक है, ब्राउजर पे ट्रांसफर हो जा रहा है। बाप रे इतनी सारी वीडियो बातें तो पूरा बोलता क्लियर है, है। तुम लोग को म्यूट ही करता हूँ यार। वीडियो क्लियर है। इतनी सारी बातें लाइट करोगे की तो कैसे काम चलेगा। चलो देखो म्यूट रहो तुम लोग। देख बच्चा 10 मीटर लंबाई 0.3 मीटर रेडियस a wire loop of radius distance 0.005 ohm
कहता है एक वायर का लूप मान लो, इस वायर के लूप का रेजिस्टेंस 0.005 मीटर एंड सही नहीं, रेजिस्टेंस है ये, इसका रेजिस्टेंस है ये R इक्वल टू 0.005 ओम एंड रेडियस 0.1 मीटर, और इसका रेडियस जो है वो रेडियस है 0.1 मीटर, is placed inside the tube with its axis coinciding with the axis of tube. ट्यूब के एक्सिस से ये कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब कहता है द करंट वेरीज एज, इसमें जो करंट जा रहा है, ये करंट हमारा जा रहा है I नॉट इंटू cos 300t, where I नॉट is constant if the magnetic moment of the loop is, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो n की वैल्यू निकालनी है, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है बच्चा। तो देखो इस वाले केस में अगर हम कहें बेटा इसको, तो महसूस करो ये हमारा एक सोलेनोइड के जैसा है, इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे एक सिलेंडर सोचो और मेरे फिंगर्स के अनुसार करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये सोलेनोइड कैसा हो गया ना बेटा। तो सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हो, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ठीक है। अब NI का मतलब क्या हुआ, N है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I हमारा है एक टर्न में करंट, तो N इंटू I क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इज इक्वल टू टोटल करंट पर यूनिट लेंथ। इसका पूरे का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू कैपिटल I डिवाइडेड बाई L, पूरी लंबाई, ठीक है। तो फील्ड हमारा कितना हो गया बेटा, फील्ड हो गया हमारा म्यू नॉट I बाई L, तो इस वाले से कितना हो जाएगा फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना बोलेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका निकल गया फ्लक्स। तो देखो बेटा ये बन जाएगा हमारा म्यू नॉट कैपिटल I बाई L इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा माइनस d5 बाई dt, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट पाई R स्क्वायर बाई L माइनस DI बाई dt, ठीक है बच्चा। तो माइनस DI बाई dt करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट पाई R स्क्वायर बाई L इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 300 I नॉट इंटू साइन 100t साइन 300t, ठीक है। तो देख बेटा अगर ये हमारा आ गया इंड्यूस ईएमएफ, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा I, इसमें करंट कितना हो जाएगा, तो E बाई आर, ठीक है। इसका दिया रेजिस्टेंस ये, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट पाई R स्क्वायर I नॉट डिवाइड बाई L इंटू R इंटू साइन 300 इंटू t, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा आ गया करंट, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करो कैलकुलेट, आ जाएगा आंसर। आगे चलो नंबर 4 देखो, नंबर 4 में कहता है बच्चा कि which of the field pattern given below is valid for electric field as well as magnetic field, कहता है कौन सी चीज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों वैलिड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे खत्म होगा, ठीक है। अब देखो पहले वाले में देखो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वैलिड है बेटा, है ना। दूसरा वाला भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तीसरा वाला सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, लेकिन चौथा देखो ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो सकता है और मैग्नेटिज्म का भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलो 10 नंबर तक, 6 नंबर चाहिए और सी चाहिए। सी क्या है, आंसर सी है 4 का, 4 का आंसर सी है क्या, नहीं 4 का आंसर डी होना चाहिए, सी कैसे होगा। अच्छा एक मिनट, डी वाला तो मार्क गलत बना हुआ है रे,
डी वाले था का डायग्राम तो गलत बना हुआ है, तो फिर सी मानेगा, सी मान सकते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के, सी वाला मान सकते हो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। डी वाला गलत डायग्राम बना है, डी वाले में डायग्राम गलत क्यों बना हुआ है देखो, डी वाले में डायग्राम देखो कैसे दिया है, ऐसे भी निकाल दिया है ऐसे, और इधर भी निकाल दिया है ऐसे, ये रो मार्क गलत है ना। अगर ये नहीं होता बेटा तो बेस्ट ऑप्शन यही होता हमारा। चलो आगे चलो। नंबर 6, देख बच्चा, नंबर 5 भी चाहिए। देखो 5 में 5 कहता है ए सर्कुलर वायर लूप, ए सर्कुलर वायर लूप of radius r is placed in xy plane centered at origin O. A square loop of side A much less than r carrying 2 tons is placed with its center at z equal to √3r along the axis of circular wire loop as shown in the figure. The plane of the square loop makes an angle of 45 degree with respect to z axis if the mutual inductance between the loop is mu naught a square 2 to the power pi by 2 p by 2 r, मतलब हमें निकालना है सिंपल इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। देख बच्चा, एक लूप बेटा, इस लूप के एक्सियल पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, यहां से √3r की दूरी पे, है ना, इसका रेडियस हमारा है बेटा कैपिटल R, ठीक है। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, B इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई 2 ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। कितना हो जाएगा बच्चा ये, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2। इसके मतलब हो गया म्यू नॉट I R स्क्वायर 2√2, नहीं 2 तो पहले से भी था, और 2√2 बाद में भी आएगा 4√2 R क्यूब, तो कट जाएगा बच्चा, बचेगा म्यू नॉट I बाई 4√2 R, ठीक है बच्चा। नहीं 2 R स्क्वायर ना, 3 + 1 4 2 का क्यूब हो जाएगा ना रे, ये 2 R स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 R स्क्वायर, 4 तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा ना रे, 16 हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखो, अब इसके वजह से, अब यहाँ कहता है एक स्क्वायर लूप रखो, स्क्वायर लूप ऐसे रखो, यहां से ऐसे 45 डिग्री एंगल पे, है ना, तो इससे क्या लिखेंगे बेटा, फ्लक्स लिखेंगे B इंटू एरिया A स्क्वायर इंटू cos 45, बोलो बेटा, और नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 16R इंटू A स्क्वायर इंटू 1/√2 इंटू 2, ठीक है। तो हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू I, तो निकाल लो इससे M की वैल्यू, ठीक है। 8 नंबर देखो अब, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, 8 में, अच्छा 6 भी चाहिए। देखो 6 में, 6 कहता है बेटा एक करंट carrying infinitely long wire is kept along the diameter of a circular wire loop without touching it। कहता है बेटा एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मान लो, एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मान लो इसे बेटा करंट I है ना, is kept along the diameter of a circular wire loop without touching it। कहता है इसको टच नहीं करना है, हल्का सा मान लो ऊपर, ये डायमीटर हो गया सर्किल का, हल्का सा ऊपर मान लो,
A current carrying infinitely long wire is kept along the diameter of a circular wire loop without touching it. क्या होगा पहला? The EMF induced in the loop is zero if the current is constant. देख बच्चा, इस वाले में अगर तुम्हारा करंट जाएगा भी, है ना, तो क्या इससे फ्लक्स बनेगा बेटा? खुद सोचो, इस वाले सर्कुलर लूप में फ्लक्स बनेगा? देखो ऐसे बोलोगे, ऐसे ना बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड, यहां से फील्ड लाइन बाहर निकल जाएगा और यहां से फील्ड लाइन इंटर करेगा, तो नेट फ्लक्स तो बेटा जीरो होगा। जब नेट फ्लक्स जीरो होगा तो करंट चाहे कैसा भी हो, इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा बेटा? पहला कहता है इंड्यूस ईएमएफ इज लूप जीरो अगर करंट कांस्टेंट है। बी गलत, बी तो पक्का गलत है। इसका आंसर होगा बेटा ए और सी। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए और सी, मतलब हर कंडीशन में इंड्यूस ईएमएफ जीरो रहेगा। ठीक है, देखो बेटा 8 में अब पैराग्राफ दिखा जाए। देखो बेटा फिर तो 7, 8, 9 सब पूछ लेगा तुम लोग। देखो बेटा 7 में कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन कहता है बेटा ए पॉइंट चार्ज क्यू is moving on a circular orbit of radius capital R in XY plane with an angular velocity omega। कहता है बेटा एक पॉइंट चार्ज ले लो, एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लो, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और इसके घूमने का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है बेटा। This can be considered to a loop current and steady current q omega by 2 pi। इसको तुम मान सकते हो इक्विवेलेंट करंट q omega by 2 pi। A uniform magnetic field along the positive z axis is now switched on। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, which decreases at a constant rate of 0 to b in 1 second। इंक्रीज कर रहा है बेटा, है ना। इसका मतलब dB अपॉन dt इक्वल टू b माइनस 0 बाई 1 सेकेंड, तो इक्वल टू b। dB अपॉन dt भी हमारा b हो गया। 1 मिनट कट गया व्यू, थोड़ा सा रुको। देखो बच्चा, तब कहता है the induced EMF is defined as work done by induced electric field in moving a unit positive charge around a closed loop. It is known that for an orbiting charge, the magnetic dipole moment is proportional to the angular momentum with a proportionality constant gamma। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की बात करनी है। तो देखो बेटा 7 नंबर सवाल में 7 नंबर क्या कहता है? The magnitude of induced electric field in the orbit at any instant of time during the time interval of the magnetic field changes। हमें निकालना है इसे बेटा induced electric field का मैग्नीट्यूड। क्या फॉर्मूला होता है? E इक्वल टू R बाई 2 dB अपॉन dt। तो dB अपॉन dt तुम्हारा कितना है? B है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R बाई 2 इंटू B। अब देखो बेटा 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर कहता है द चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज। कहता है बेटा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में कितना चेंज आएगा, है ना बेटा। तो बताओ बेटा इस वाले की वजह से इस वाले चार्ज के सेम डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होगा? इसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहोगे? फील्ड हमारा बाहर की ओर और फील्ड इंक्रीज कर रहा है ना। फील्ड हमारा बाहर की ओर है और फील्ड हमारा इंक्रीज कर रहा है बच्चा, तो डिक्रीज करेगा ना। सही बात। तो क्या कर दोगे? इसको घटेगी। इसका मतलब जो चेंज होगा बच्चा वो नेगेटिव होना चाहिए ना। जो चेंज हमारा होगा वो नेगेटिव होना चाहिए ना। ठीक है, अब देखो कहता बेटा डाइपोल मोमेंट में कितने का चेंज आएगा। तो देख बेटा
हम बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो करंट इतना है ना बच्चा, जब करंट हमारा इतना है तो डाइपोल मोमेंट क्या लिखोगे, I इंटू एरिया। कितना हो गया बच्चा ये, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, क्यू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई कट गया तो हो गया क्यू आर बाई 2 ओमेगा। तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा, चेंज कितना होगा, तो कहेंगे क्यू आर बाई 2 डेल्टा ओमेगा। ओमेगा क्यों चेंज करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ओमेगा में कितना चेंज, तो ऐसे बोलो क्यू आर बाई 2 डेल वी बाई आर, बोलो बच्चा डेल वी बाई आर हो गया बेटा, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो क्यू आर बाई 2 क्यूट गया, तो क्या हो गया, अच्छा एरिया छूट गया क्या, ठीक है ठीक है, तो कितना हो जाएगा क्यू बाई 2, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो ये हमारा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सीलरेशन कितना लिखोगे, तो एक्सीलरेशन होगा क्यू इंटू ई बाई एम, ये हो जाएगा बेटा हमारा एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन इंटू टाइम, एक्सीलरेशन इंटू टाइम, ठीक है, और टाइम कितना दिया था बेटा हमारा 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा क्यू वी स्क्वायर, क्यू वी स्क्वायर, एक मिनट, क्यू वी स्क्वायर बाई 2m, बाई 2m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, R बाई 2 इंटू बी। ठीक है बच्चा, तो यहां से ये Q बाई 2m अलग कर लो, Q बाई 2 बचा, एक मिनट रुको, सवाल दिया था बेटा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम विथ ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गामा। इसका मतलब बताओ, m बाई l तुमको क्या बताए थे, हम बताते थे ना Q बाई 2m, है ना बेटा, तो m बाई l की वैल्यू हमारी हो गई Q बाई 2m, है ना बच्चा, तो m बाई l की वैल्यू Q बाई 2m पुट कर लो, यही दिया है सवाल में गामा, यही सवाल में है गामा, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा R बाई 2 इंटू बी, इसका मतलब हो गया गामा आर बी बाई 2 इंटू क्यू बच जाएगा एक्स्ट्रा एक, तो क्या आंसर हो जाएगा रे, आर स्क्वायर नहीं आया मेरा, क्यों, देखो तो कहीं आर मिसिंग है क्या, कहीं पे आर मिसिंग है क्या मेरा, अच्छा आर स्क्वायर होना चाहिए था ना, ये पाई आर स्क्वायर, सही बोला। ठीक है, और नेगेटिव चेंज तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा रे, अच्छा देखो तो बी और सी ऑप्शन सेम ही दिख रहा है हमको तो यार, बी और सी ऑप्शन सेम ही दिख रहा है ना, अच्छा प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है ठीक है, आगे चलो 9 नंबर आंसर देखो, 9 नंबर पूछा है कोई, देखो 9 नंबर में कहता है कंडक्टिंग लूप is in the shape of a right angled isosceles triangle of height 10 centimeter is kept such that 90-degree vertex is very close to an infinitely long conducting wire. The wire is electrical. अच्छा क्लास में करा चुके हैं ये, तो क्यों पूछ रहे हो बच्चा, आगे पूछो 15 तक, 14 नंबर चाहिए, 14 नंबर चाहिए, देखो 14 नंबर, 14 नंबर कहता है बेटा in the figure shown the switches S1 and S2 are closed simultaneously at t equal to 0 and a current is start to flow in the circuit. Both the batteries have the same magnitude and the electromotive force and the polarities are as indicated in the figure. Ignore mutual inductance count नहीं करना है between the inductors. The current I in the middle wire reaches its maximum value at time t equal to tau. Which of the following statement is R2? देखते बच्चा, इस सवाल में एक सेल लगा है, इसका EMF जाई, इसके ऊपर बेटा एक रेजिस्टेंस R, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस R, इसके बाद एक इंडक्टर L,
इसके बाद एक इंडक्टर L, और ये हो गया हमारा वायर, ठीक है, और ये हो गया बच्चा स्विच, और हमारा रेजिस्टेंस R है ना, और हमारा एक इंडक्टर L, ठीक है बच्चा, नहीं 2L है ये। अब हमारा यहां से एक सेल बेटा, और ये भी हमारा V है, अच्छा ये भी V है, यही V है बेटा, है ना, और ये भी हमारा एक स्विच है, ये स्विच S1, ये स्विच S2। देख बच्चा, in the circuit, in the figure, given figure, the switches S1, S2 are closed simultaneously at t equal to 0. The current is start to flow in the circuit. Both the batteries का same value है बेटा, ठीक है, ठीक, कहता है बेटा t equal to टॉप है, हमारा मैक्सिमम हो जाएगा करंट, है ना, मिडिल वायर में, तो उस टाइम की वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बच्चा। इस वाले में मैक्सिमम, देखो बच्चा, इसको स्विच क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो। अब सोचो, अगर तुम इस वाले लूप में घूमोगे बेटा, तो इस वाले डिवाइस में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है बच्चा, इसका मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता, है ना बेटा, इस वाले से फर्क ही नहीं पड़ता इसको। तो इस लूप में घूम जाओ, तो इसमें करंट हमारा I1 इक्वल टू क्या लिखोगे, I1 इक्वल टू क्या होगा, कितना होगा बच्चा, ये क्या लिख रहा राहुल इतना, रॉकेट की स्पीड 2,40,000 किलोमीटर पर आवर है, तो क्यों इसका मास चेंज नहीं हुआ, ढक्कन, ये पर मास है, पर आवर है लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, समझा, कितना बार लिख दिया है, खुद भी डाटा देखा होता तो ये डाउट तुमको नहीं होता, देखा तुम लोग पूछने में इतने मशगूल हो जाते हो कि अपना दिमाग लगाते ही नहीं एकदम। देखो I1 इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, बोलो, V बाई आर आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, क्या हो जाएगा बच्चा, आर टी बाई एल कितना होगा रे, आर इंटू टी बाई एल, ठीक है बच्चा। इसमें देखो, इसमें ऐसे करंट आएगा बेटा I2, तो I2 क्या बोलोगे, I2 बोलोगे V बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई 2L, है ना बेटा, ठीक। तब देखो बेटा, इसका करंट और इसका करंट अपोजिट है ना बेटा, तो इसका करंट अगर I मान लो, तो कैपिटल I इक्वल टू I1 माइनस I2 होगा बेटा। इसका हमें करना है बेटा मैक्सिमा, तो क्या कर दोगे, DI अपॉन DT बराबर 0, सॉल्व करो, इससे T निकल जाएगा, T निकल के वापस पुट करो, तो I मैक्सिमम निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलो, कुछ को पूछना है 15, देखो बेटा 15, अब टाइम भी खत्म हो गया, अब चल कल ही बात करते हैं, चल आगे देखा जाए, होमवर्क देख लो बेटा आगे, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क मैंने ऐड नहीं किया अभी, है ना, होमवर्क में वही करना है, EMI में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करना है, और AC में एक्सरसाइज क्या दिया था, AC में क्या दिया था पहले, AC में पहले क्या दिया था होमवर्क, 2 पार्ट 1 दिया था, चलो वही दे रहे हैं 2 पार्ट 1, है ना। DPP पहले 26 दिया था, अब 27 कर लेना, ठीक है, चलो इतना ही, अब कुछ नहीं, बाय बाय बच्चा। 2 पार्ट 1 हो चुका है डिस्कस, तो क्या दिया था मैंने फिर काम, अब चलो जो भी हो, अभी EMI में भी टाइम लगेगा तुम लोग को डिस्कस करने में।